नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं जब क्या हमारा ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट हाइट पे होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी। अगर कोई भी चीज़ है अगर वो हमारी ग्रेविटी से ऊपर है, ग्रेविटी से ऊपर है, हमारी ग्रेविटी क्या है, हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो ग्रेविटी से ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो वो क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड से हम हाइट पे लेके गए हैं वो क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट है। ग्रेविटी तो अगर यहाँ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती तो ये चीज़ नीचे आ जाती, लेकिन अब क्या है, हमने इस चीज़ को उठाया है, कोई बॉक्स लगा लो, कॉपी लगा लो, हमने उसको हाथों से उठाया है। जब वो हाइट पे है तो वो क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो एक ऐसा पॉइंट होएगा जो क्या है, ग्राउंड से ऊपर होगा, और वो डिफाइन करेगा कि जो वर्क डन है वो क्या है, इसमें बड़ा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है। अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। इसके एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या किया, लेट किया एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसे हम किसी हाइट पे लेके गए हैं। हाइट क्या है, h, मतलब जो इसकी हाइट है यहाँ से ग्राउंड से यहाँ तक वो कितनी है, h, ठीक है। तो हमें वर्क डन पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होती है, अगर हम ग्रेविटी के केस में यूज़ कर रहे हैं तो हमारी फोर्स क्या होती है, m और g ग्रेविटी के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, इनटू h। तो हमारी जो वर्क डन क्या हुआ वो क्या बना, mgh। ये वर्क डन है, और वर्क डन हमें पता है किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये EP लिखा है, P स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वहाँ पे हम पीछे काइनेटिक एनर्जी में हमने EK लिखा था ना, हाफ mv², वैसे ये EP = mgh। It is useful to note that the work done by the gravity depend on the different in vertical heights of the initial and final position of the object, not on the path along which the object moved। इसमें ये बोल रहे हैं कि हम जो वर्क डन देखते हैं जो हाइट पे है वो डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या थी, ना कि वो देखते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट कैसे है, वो इस पास से जा रहा है या इस पास से। हमने ये चीज़ें नहीं देखनी, हमने ये देखना है कि इनिशियली वो ग्राउंड पे था, फाइनली वो किस हाइट पे गया, ठीक है। मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कितनी हाइट पे है। तो हमने एक AB हमने कोई चीज़ ली, पोजीशन ली हुई है जिसके अंदर दो डिफरेंट पाथ है, एक तो स्ट्रेट है, एक क्या है, इस तरह से है, ठीक है। उसकी हाइट हमने ली है h है, तो वर्क डन क्या होगा, mgh। मैंने बताया है कि वर्क डन है जो वो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें हम हाइट की बात कर रहे हैं, ना कि हम पाथ की बात कर रहे हैं कि वो कैसे जा रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो हमने निकाल लिया वो क्या है, mgh। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी हाफ mv², ठीक है। नेक्स्ट हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया जिसके अंदर क्या है, हमने एनर्जी बतानी है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी फाइंड करनी है, जिसके अंदर मास कितना है, 10 kg, मास 10 kg है, हाइट 6 है, और जी की वैल्यू हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। तो एनर्जी, अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, हाइट की बात आ गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh। m हमें गिवन है 10 kg, जी हमें पता है 9.8, और उसके बाद हमें हाइट भी दी हुई है 6, ठीक है। इन दोनों, इनका प्रोडक्ट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें न्यूमेरिकल दे रखे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 kg है और वो किस हाइट पे है, ग्राउंड से, ये बताना है। एन ऑब्जेक्ट मास 12 kg इज एज अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से क्या है, जो ऊपर है। इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें पता है कितनी होती है, EP। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। हमें अब पोटेंशियल एनर्जी इसमें दे रखी है 480 जूल, तो कितनी दे रखी है, 480 जूल इज इक्वल टू मास कितना है 12, जी कितना है 10, और हाइट हमने निकालनी है। तो ये 480 इज इक्वल टू 120 h। तो ये क्या हो जाएगा, 480 डिवाइड में 120 इज इक्वल टू h। तो 0 से 0 कट के एक इसमें 4 पे जाएगा, तो हाइट क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। इसमें यही कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो वेरियस एनर्जी है वो क्या कन्वर्ट हो सकती है, जो हमारी एनर्जी है क्या वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। आगे टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे एक्टिविटीज़ दे रखी है, ये
11.13 और 14 इसके अंदर ये दिया हुआ है कि जो एनर्जी है वो वेरियस वे से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। तो वो कैसे होती है इन एक्टिविटीज़ में? तो वो कहते हैं इन एक्टिविटीज़ में क्या है कि हम ये देखते हैं कि एनर्जी है वो चेंज हो रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। तो व्हाट हैपन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जब एनर्जी चेंज हो रही है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तो टोटल एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ता है? Whenever the energy get transferred, the total energy remains unchanged. एनर्जी चाहे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है, चाहे दूसरी से तीसरी से, लेकिन जो उसकी टोटल एनर्जी है वो कैसी रहेगी? अनचेंज। ठीक है, दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि एनर्जी हमारी क्या है, ना ही चेंज नहीं होगी। मतलब जितनी एनर्जी हमें पहले मिली थी दूसरी फॉर्म में जाने के बाद भी उतनी एनर्जी रहेगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो टोटल एनर्जी पहले की और बाद की है वो क्या है? सेम रहती है। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। हमने इसके बाद एक एग्जांपल लिया गया है कि हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसका मास m है, वो फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, h हाइट। ठीक है, मतलब कि ऊपर कोई चीज़ फ्रीली फॉल, मैंने पहले ही तुम्हें भी पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर। उसके अंदर क्या, ऊपर से कोई चीज़ का गिरना वो फ्री फॉल होता है। ठीक है, अगर ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, उसने बोला कि उसका जो मास है वो m है, हाइट है वो h हाइट से r है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, क्योंकि ऊपर से अगर हम बोले कि पोजीशन चेंज हो रही है बिलो टू हाई या हाई टू लो, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो तब तक है जब तक वो क्या है, ग्राउंड पे है। जब वो उसके अंदर वेलोसिटी वाला पार्ट आ जाता है ना काइनेटिक एनर्जी में, जब जैसे ऊपर से कोई चीज़ आ रही है तो वो मूव कर रही है, उसके अंदर वेलोसिटी वाला फैक्टर आ गया। अगर वेलोसिटी वाला फैक्टर आ गया तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसके अंदर वेलोसिटी जीरो होती है। इसकी वजह से हम हाइट की बात करते हैं वो mgh करते हैं। लेकिन वो फॉल करते हैं तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी वाला फैक्टर आ जाता है। इसमें यही लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी आ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। एज एट फॉल ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज। अगर कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली फॉल कर रही है, जैसे कि हम अगर बारिश की बात करें तो बारिश की बूंदें क्या है, ऊपर से नीचे तक गिरती है, वो फ्री फॉल होती है। ठीक है, उसमें क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू काइनेटिक एनर्जी। उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि वो बूंदें वो ट्रैवल कर रही है, वेलोसिटी से आ रही हैं। ठीक है, तो हमारी क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो हमें इन शॉर्ट यहाँ से यही पता लगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है ना, इन दोनों का अगर हम एडिशन करें तो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², ये कांस्टेंट है। तो जो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल उसको क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी। जो सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appears equal amount of increase in kinetic energy। इसमें यही लिखा हुआ है कि फ्री फॉल के कारण क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिससे क्या है कि जितनी वो डिक्रीज़ होती है उतनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो जो फ्री फॉल के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो चेंज हो जाती है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। आगे है रेट ऑफ डूइंग वर्क। वो कहते हैं कि हम ये कैसे मेज़र करेंगे कि जो रेट है, जो वर्क डन है वो कितने अमाउंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, डू यू ऑल अस वर्क एट द सेम रेट। क्या हम सभी एक सेम रेट पे वर्क करते हैं। डू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट। क्या है जो मशीन्स में एनर्जी लगती है, जो ट्रांसफ़र होती है एनर्जी का, वो सेम होता है। एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी डू वर्क वाइल रेट्स डिटरमाइन द। इसके लिए एक्टिविटीज़ दे रखी है, हम पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि दो चिल्ड्रंस है ए और बी, उनका वेट हमने लिया है कि सेम है। ठीक है, वो एक पेड़ पे या किसी भी चीज़ पे क्लिम्ब करते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं। वो जो हाइट है उस पेड़ की वो कितनी है, 8 मीटर है। तो वो कहते हैं कि जो ए है वो तो 15 सेकंड के अंदर चढ़ जाता है,
पेड़ पे और जो बी है वो 20 सेकेंड में। तो इससे हमें ये बताना है कि वर्क डन तो उन्होंने दोनों ने सेम किया, सेम वेट था उनकी, सेम हाइट थी, तो उसके अंदर जो टाइम का वेरिएशन, वर्क डन का वेरिएशन आया वो कैसे आया। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं जो एक स्ट्रोंगर पर्सन होता है ना वो वर्क जल्दी कर लेता है, लेस टाइम, उसे थोड़ा टाइम लगता है और वो काम जल्दी कर लेता है। अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम दैट द लेस पावर वन। जो व्हीकल की बात करें, हम जो व्हीकल्स देखते हैं, अगर कोई मोर पावरफुल व्हीकल है या फिर ऐसे लगा लो कोई नई चीज़ है, नया व्हीकल है, वो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा काम करेगा एज़ कम्पेयर टू जो पुराने वाला है, जो ख़राब है, जिसके अंदर कोई दिक्कत है। ठीक है, We talk the power of a machine that motor bikes और motor cars। तो हम इसके अंदर वर्क डन के लिए हम क्या बात करते हैं, उनकी पावर की बात करते हैं कि मशीन्स के अंदर लाइक मोटर बाइक्स और मोटर कार्स, इसके अंदर पावर क्या है, मतलब कि जो पावर होता है वो एक ऐसी चीज़ है जो क्या है वर्क डन को मेज़र करती है। ठीक है, पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन। तो पावर हमें ये बताती है कि स्पीड क्या है वर्क डन की, कितना कोई चीज़ कितनी फास्ट हो सकती है, स्लो वर्क करती है, ये डिपेंड करता है पावर पे। और पावर है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क अपॉन टाइम। पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क अपॉन टाइम। तो जो पावर का कंसेप्ट लेके आए थे ना, वो लेके आए थे जेम्स वॉट। तो इसकी यूनिट रख दी गई है वोट, इसकी यूनिट वोट रख दी। लेकिन हमें पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क की जो हमने यूनिट देखी तो वो जूल है और ये क्या है सेकंड। तो इसकी एक यूनिट ये भी होगी जूल पर सेकंड। लेकिन इसका मतलब इन्वेंशन जेम्स वॉट ने किया था, तो ये वोट इसकी यूनिट होगी। तो हमने इन शॉर्ट ये भी बोल दिया कि जो 1 वोट है वो किसके इक्वल है, 1 जूल पर सेकंड के अंदर। ठीक है, 1 किलोग्राम में जैसे 1000 ग्राम होते हैं, उसी तरह 1 किलो वोट में 1000 वोट्स होंगे। ठीक है, ये इसके सिंबल्स हैं, ये देख लेना। द पावर ऑफ एजेंट में वेरी विद टाइम, दिस मीन्स दैट द अगेंस्ट बी वर्क डन एट डिफरेंट रेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर कोई डिफरेंट इंटरवल पे काम करता है तो हमें उसका यहाँ से पता लग जाएगा वो कितनी स्पीड में या कितनी स्लो काम करता है, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि 2 गर्ल्स हैं जिनका वेट 400 है, 400 न्यूटन मतलब फोर्स दी हुई है हमें। वो क्लिंब करते हैं हाइट 8 मीटर पे, और हमें गर्ल ए और गर्ल बी के अंदर में डिफरेंस बताना है, मतलब कि वो कितना टाइम लेते हैं वर्क डन करने में। ए ने 20 सेकंड लिया और बी ने 50 सेकंड लिया। हमने इसकी पावर निकालनी है। गर्ल ए थी, वेट तो सेम है 400 न्यूटन, मतलब न्यूटन आ गया तो हमें पता है कि वो फोर्स की बात कर रहा है mg, और हाइट कितनी है 8। तो इसके अंदर क्या हुआ, टाइम हमें जो ए था उसने क्या लिया था 20 सेकंड और बी ने 50 सेकंड, ये डिफरेंस है सिर्फ इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, पावर हमें क्या निकालनी है, वर्क डन अपॉन में टाइम। हमने पीछे फॉर्मूला देखा है, वर्क डन क्या होता है mg इंटू एच। तो mg की वैल्यू जो फोर्स है हमने देखी थी उस क्वेश्चन में गिवन है 400 न्यूटन, और हाइट कितनी, हाइट पे वो चढ़ता है 8 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है ये 20 सेकंड। तो यहाँ से कैलकुलेशन होगी। सेम बी के लिए अगर हमें पावर निकालनी है तो mg h अपॉन में टाइम, mg फोर्स सेम दे रखा है, हाइट सेम रखी है, लेकिन टाइम क्या है वो ज़्यादा लगा रहा है, तो इसमें ये होगा। तो पावर एक्सपेक्टेड गर्ल ए 160 न्यूटन और सेकंड 64 न्यूटन। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसने काम ज़्यादा किया या कम किया, मतलब कि रेट ऑफ वर्क। नेक्स्ट हमें एक बॉय दे रखे जिसका क्या है मास 50 kg है, वो रन्स करते हैं स्टेयर्स पे 45 स्टेप्स, मतलब कि उसके 45 स्टेप्स हैं स्टेयर केस की, उसमें क्या है 9 सेकंड के अंदर वो मतलब कि उसको कंप्लीट करता है, रन करता है उस पर। जो हाइट है स्टेप की वो 15 सेंटीमीटर है। हमने पावर निकालनी है, जी उसका दे रखे 10 मीटर पर सेकेंड्स के। तो हमें पहले पावर निकालनी है, मतलब वर्क अपॉन टाइम निकालना है, मतलब mg h अपॉन टी निकालना है। टी हमें दे रखा है, m हमें दे रखा है, g भी दे रखा है, और h क्या है ये देखो। h पहले हमें ये देखो कि 45 स्टेप्स दे रखे हैं और हर एक की विड्थ या उसका जो हाइट है, मतलब कि वो स्टेयरकेस कितनी ऊंची है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इसे सेंटीमीटर से पहले मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो ये हमारी हाइट आ गई। ये सारे फॉर्मूले हैं। मास जो 50 kg दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ था, 50 और 10 500 हो गए। हाइट हमने फाइंड आउट की है और टाइम हमें 9 सेकंड दिया हुआ है, तो ये फाइंड करके हमें पावर फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है
यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जूल है। जूल हमने पता है कि एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल है, लेकिन जूल क्या है, बहुत छोटी अमाउंट है। अगर हमें ज़्यादा एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि कितनी है, तो उसको फाइंड करने के लिए जो यूनिट है वो किलोवाट आवर होती है। ये हमारे घरों वगैरह में भी यूज़ होती है। तो 1 किलोवाट आवर होते हैं जो वो किसके इक्वल होते हैं, 1 किलो इंटू 1 आवर के। 1 किलोवाट क्या है, 1000 वाट होते हैं उसके अंदर, ये मैंने पहले पीछे भी पढ़ाया है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये पुट करके हमें 1 किलोवाट आवर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये हमारे घरों वगैरह में यूज़ की जाती है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है जिसकी 60 वोट क्या है, एनर्जी है, वो 6 आवर पर डे के अंदर। हमें यूनिट्स डिपेंड करनी है कि एक यूनिट में कितनी है, और यहाँ देख लेना है एक यूनिट है वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल है। तो पावर कितनी दी हुई है, 60 वोट। तो ये सीजीएस यूनिट में हमने इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 डिवाइड में 1000 किया, वो किलोवाट हो गया। ये 0 से 0 कट गया, ये 0.06 किलोवाट आ गया ये। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर। तो एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर हमें कितना दिया गया है, 11, और टाइम कितना, 6 आवर। इससे हमें क्या है, एनर्जी पता लग जाएगी एक बल्ब ने कितनी कंज्यूम की, कितनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम की। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है हमारा आज।